बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशंस का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का पहला हिस्सा। इसके अंदर हम डिटेल से देखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, किस तरह के मीडिया इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल होती हैं, और फिर आगे फर्दर उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो रूल्स हैं, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक डाटा एंड सेकंड कम्युनिकेशन, व्हिच मींस कि डाटा कम्युनिकेशन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। कि एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस में जो हम डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम जो है वो डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप ईमेल भेजते हैं, आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, आप कॉल करते हैं, ये सारी की सारी डाटा कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। अब चूंकि जिस तरह से नेटवर्किंग, इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज मींस ये है कि पूरा ग्लोब जो है हमारा वो आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, कि हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं उन तक एक्सेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली बाय मींस ऑफ दिस डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये डाटा कम्युनिकेशन जो है, उसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स कितने, 5 इसके फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेंडर। सेंडर क्या होता है? वो डिवाइस दैट स्टार्ट द कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन या जहां से ओरिजिन है, जहां से इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है, जैसे कि आपका लैपटॉप है। उसके बाद रिसीवर है, डिवाइस दैट गेट्स द डाटा, डिवाइस जो डाटा को रिसीव करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब का सर्वर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने सर्च की है उसको रिसीव करेगा। देन मैसेज है, द एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाएगी, यानी कि वीडियो जो आप देखना चाह रहे हैं इस केस में वो होगी। उसके बाद मीडियम है, वो पाथ थ्रू विच द डाटा इज ट्रेवल, यानी कि वो रास्ता जिसके जरिए वो डाटा ट्रेवल कर रहा है, जैसे कि वाईफाई है या केबल है। और उसके बाद लास्ट आ जाता है जी प्रोटोकॉल। व्हाट इज द प्रोटोकॉल? रूल्स या वो इंस्ट्रक्शंस जिसके थ्रू डाटा कम्युनिकेट होता है उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जैसे कि टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, ये उसके प्रोटोकॉल्स हैं। अब इस केस में फॉर एग्जांपल आप एक लेटर लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर जो सेंडर होगा वो आप होंगे, रिसीवर आपका दोस्त होगा, मैसेज क्या होगा? वो लेटर या ईमेल जो आप भेजना चाह रहे हैं। मीडियम क्या? पोस्टल सर्विस है जिसके थ्रू आपने वो लेटर भेजा है। और प्रोटोकॉल क्या? वो एड्रेस का फॉर्मेट है, स्टैंप है, एनवेलप है। ये सारे प्रोटोकॉल्स है जो आप फॉलो करेंगे उस लेटर को भेजने के लिए। तो ये 5 कंपोनेंट्स है डाटा कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आ जाते जी अब इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहां पर सीखने वाली है, दैट इज अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स दैट डिवाइसेस एग्री अपॉन टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली। कि वो रूल्स, वो इंस्ट्रक्शंस जिस पर दो डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, जिन रूल्स पर मुत्तफिक होती हैं, एग्री होती हैं, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल के बगैर जो वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक डिवाइस चाइना के अंदर है, एक डिवाइस पाकिस्तान के अंदर है, आप पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन जो वो उर्दू में भेज रहे हैं और चाइना वाली जो डिवाइस है वो चाइनीज में कम्युनिकेट कर रही है, अगर अब इनके दरमियान कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं होंगे, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई प्रोटोकॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये हैंडल करती हैं कि डाटा को कैसे फॉर्मेट किया जाएगा, उसमें से एरर कैसे डिटेक्ट किए जाएंगे, और किस तरह से कम्युनिकेशन को स्टार्ट या एंड किया जाएगा, और फिर उसके रिसिप्ट को एक्नॉलेज कैसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो प्री डिफाइंड होती हैं, ये रूल्स प्री डिफाइंड होती हैं जिन पर वो डिवाइसेस एग्री करती हैं, और इसी की बेस पर जो कम्युनिकेशन है वो इनिशिएट होती है। अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें जो आपने अक्सर सुनी होगी, जैसे HTTPS है, SMTP है, TCP है, IP है। ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आगे हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे भी कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जी 3 की प्रॉपर्टीज ऑफ इफेक्टिव नेटवर्क, कि एक नेटवर्क कब इफेक्टिव होगा, कौन से 3 कंपोनेंट्स है, 3 पैरामीटर्स है जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि नेटवर्क इफेक्टिव है। तो उसमें फर्स्ट आ जाता है जी डिलीवरी। डाटा मस्ट बी रीच एट द करेक्ट डेस्टिनेशन, नॉट जस्ट डेस्टिनेशन, द इंटेंडेड वन। यानी कि जो डिलीवरी है वो एक्चुअली एक्यूरेट हो, जिस डेस्टिनेशन पर आप भेजना चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर डिवाइस को डाटा भेजना चाहते हैं उस तक पहुंचे। ये उसका पहला एस्पेक्ट है, एक एक्यूरेट और एक इफेक्टिव नेटवर्क के लिए। उसके बाद आ जाता है जी एक्यूरेसी।
डेटा रिसीव्ड मस्ट बी आइडेंटिकल टू डेटा सेंड, यानी कि आपने जो भेजा है एक्चुअली वही चीज अगले बंदे को रिसीव होनी चाहिए, वो डाटा एक्यूरेसी कहलाती है। इस तरह नो करप्शन नो चेंजेस, किसी तरह का कोई चेंज डाटा में किसी तरह का भी ना हो, ये भी एक अच्छे नेटवर्क की जो वो करेक्टर है। उसके बाद इफ आई सेंड हेलो आई वांट हेलो नॉट हेलेक्सो, यू कैन सी कि जो आप भेज रहे हैं एग्जैक्टली वही होना चाहिए। थर्ड है टाइमलेस डाटा मस्ट बी अराइव विद इन द एक्सेप्टेबल टाइम, यानी कि जो टाइम एक्सेप्टेबल है, जो टाइम दोनों के दरमियान एग्री हुआ है उसी टाइम के अंदर वो पहुंचे। स्पेशली वीडियो कॉल्स के दौरान कि अगर आप देखिएगा अगर वीडियो कॉल में 5 सेकंड का भी डिले आ जाए तो यू कैन सी कि वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी। उसके बाद एक वर्ड टर्मिनोलॉजी, अच्छा ये जो 3 एस्पेक्ट थे जैसे कि डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलेसनेस, ये वो 3 करेक्टर है जो एक नेटवर्क को अफेक्टिव साबित करते हैं। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है जिटर, ये क्या होती है, जो वेरिएशन पैकेट डिले, यानी कि एक पैकेट जो इंफॉर्मेशन या डाटा पैकेट आपने भेजा उसमें जो वेरिएशन आती है, जो डिले आता है, उसकी वजह से डेफिनेटली वो जो डाटा है वो मॉडिफाई हो जाएगा, वो करप्ट हो जाएगा, उसको हम जिटर कहते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं जी सिग्नल्स की टाइप। तो बेसिकली 2 तरह का सिग्नल होता है, एक को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, एक को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ये 2 तरह के सिग्नल जो वो कम्युनिकेट होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, नेचर की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूस वेव होती है, एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है जो कंटिन्यू चलता है, और जो डिस्क्रीट पल्सेस होती है डिजिटल सिग्नल जैसा कि दिस वन, ये एक डिजिटल सिग्नल है। उसके बाद वैल्यूज है, जो एनालॉग सिग्नल है ये इनफाइनाइट स्मूथ वेरिएशंस होती हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल में सिर्फ जीरोस और 1 होती हैं। जैसे कि मेरा बोलना, मेरी आवाज, रेडियो जो है वो एक एनालॉग सिग्नल है, जो कंप्यूटर डाटा है जो जीरोस और 1 बाइनरी और डेसिमल्स के अंदर ऑपरेट होता है उसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। जो नॉइस एक्यूमुलेट होती है एनालॉग सिग्नल के अंदर, जिटर प्रोड्यूस हो सकता है, डाटा जो वो खराब हो सकता है, बट जो डिजिटल सिग्नल है उसको हम क्लीन जनरेट कर सकते हैं। ये एक साइन वेव बनाता है जैसे कि मैंने ये आपको बताया, जबकि जो डिजिटल सिग्नल है वो एक स्क्वायर वेव बनाता है। अच्छा जी, ये 2 सिग्नल थे, उसके हमने कैरेक्टर्स देखे। ये फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट कि डाटा इनकोडिंग, कि एक डाटा को किस तरह से अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सकता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ी सी सवाल से बात की थी। तो जो कॉमन कोडिंग स्कीम्स हैं वो यहाँ पर लिखी है, जैसे कि ASCII जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फिर उसका एक्सटेंडेड वर्जन है एक्सटेंडेड ASCII, यूनिकोड है UTF-8 है, EBCDIC है और BCD है। ये 6 जो कॉमन कोडिंग स्कीम है जो इन प्रैक्टिस है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। 1 बाय 1 के कैरेक्टर देख लें, अगर ASCII की बात करें तो ये 7 बिट सिस्टम है, इसमें टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें इंग्लिश टेक्स्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है। उसके बाद जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है 8 बिट सिस्टम, उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो 256 कर दिए गए, जिसके अंदर इंग्लिश भी शामिल की गई, और जो एक्सटेंडेड जो इसके कैरेक्टर है उसके अंदर जो नोटेशंस हैं, जो डिफरेंट सिंबल्स हैं जैसे कॉमा है, कॉलन है, लाइन है, अंडरस्कोर है, वो चीजें इसके अंदर शामिल की गई। उसके बाद यूनिकोड है 16+ बिट सिस्टम है, इसके अंदर 65,000+ कैरेक्टर्स है, और पूरी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस जो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। UTF-8 एक वेरिएबल बिट सिस्टम है, जिसमें बिट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं। ऑल यूनिकोड कैरेक्टर जो इसके अंदर शामिल है, और ये अमूमन वेबसाइट पर सबसे कॉमन इस्तेमाल की जाती है। EBCDIC है जिसके अंदर 8 बिट सिस्टम है, 256 कैरेक्टर है, IBM मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते थे। BCD 4 बिट सिस्टम है, और इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, और बहुत पुराना सिस्टम जो इनिशियल कंप्यूटर्स आते थे उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता था। ओके जी, फर्दर मूव करें तो हमारे पास आ जाते हैं जी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, के जो ट्रांसमिशन है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, जब डाटा ट्रांसमिट किया जाता है, तो अगर उस ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो कौन कौन सी है, उनमें सबसे ज्यादा सबसे मेन है दैट इज अटेन्युएशन। अब अटेन्युएशन क्या है, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ओवर डिस्टेंस, के जब डिस्टेंस ज्यादा आ जाए तो जो हम सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, उसकी एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ती है। स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से जो वॉइस है वो कमजोर हो जाती है या बिल्कुल ही फेड अवे हो जाती है। तब उसका रिजल्ट, उसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आप एम्पलीफायर या रिपीटर्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि सिग्नल जो लॉन्ग रेंज पर जब चला जाता है, वीक हो जाता है, तो एम्पलीफायर उस सिग्नल को दोबारा बूस्टअप करते हैं ताकि वो रिकॉग्नाइजेबल हो।
सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम आती है दैट इज डिस्टॉर्शन, जो सिग्नल की शेप है वो चेंज हो जाए, तो उस सूरत में जो सिग्नल है उसकी ओरिजिनलिटी जो वो मेंटेन नहीं रहती, उसमें नॉइसेस और जिटर्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम डिले भी आता है और नॉइसेस भी उसमें इंगेज हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड है जी नॉइस है, अनवांटेड एक्सटर्नल सिग्नल जो वो मिक्स हो जाते हैं, जो ओरिजिनल सिग्नल होता है, जो अनवांटेड सिग्नल जब उसके साथ मिक्स हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके रिजल्ट में क्रॉस टॉक आपने सुनी होगी, जब एक दो केबल्स अगर पैरेलल जा रही है तो इस एक केबल का सिग्नल जो वो लीक आउट होकर दूसरी केबल में ट्रांसमिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉस टॉक्स होती हैं, जैसे पुराने फोन्स के अंदर होती थी, और वो भी नॉइस के तौर पर ही कंसीडर किए जाते हैं। अब जो इसकी मेजरमेंट है एटेन्युएशन की, उनको डेसिबल, क्योंकि साउंड एटेन्युएशन है तो इसको इसकी जो मेजरमेंट का यूनिट है दैट इज डेसिबल। तो ये तीन तरह के एटेन्युएशन है जो सिग्नल में पॉसिबली आ सकती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी ट्रांसमिशन मोड के जो डाटा है उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्लो की डायरेक्शन क्या है। तो ये तीन तरह के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स, ये ओनली वन वे ट्रांसमिशन होती है, यानी कि सेंडर से डाटा जो सिर्फ रिसीवर की तरफ जा रहा है, जबकि जो रिसीवर है उसको वापस नहीं कर सकता, कोई रिवर्स कम्युनिकेशन नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल जो है वो कम्युनिकेशन होती है। सेकंड जो है उसको हम हाफ डिप्लेक्स कहते हैं, टू वे तो ये होता है बट एट ए टाइम सिर्फ एक काम हो सकता है, यानी कि अगर सेंडर रिसीवर को सिग्नल भेज रहा है तो रिसीवर सिर्फ सुनेगा, वो उसको वापस सिग्नल नहीं भेज सकता, और जब रिसीवर उसको सिग्नल वापस भेजेगा तब सेंडर जो है वो सिर्फ सुनेगा। जैसे कि वॉकी टॉकी या वायरलेस सेट होते हैं, जब एक पर्सन बात कर रहा होता है तो दूसरा पर्सन जो है उसको जवाब नहीं दे पाता, सिर्फ सुन सकता है। जब दूसरा पर्सन बात करेगा पहले वाला जो है वो सुन सकता है, यानी कि सिंगल टाइम में एक ही डायरेक्शन में जो है वो सिग्नल फ्लो कर सकता है। देन हमारे पास आ जाता है जी फुल डिप्लेक्स। फुल डिप्लेक्स जैसे कि हमारे फोन कॉल्स होती हैं, मोबाइल फोन पे जब हम बात करते हैं तो सेंडर और रिसीवर साइमल्टेनियसली एक दूसरे को डाटा जब वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे हम फोन पे बात कर रहे होते हैं तो दोनों सेम टाइम पे बात कर सकते हैं कि डाटा एट अ सेम टाइम सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर टू सेंडर जो वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये तीन तरह के जो है वो ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं जो ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर। जो ट्रांसमिशन मीडिया वो दो तरह का होता है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, या जिसको हम वायर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं कि तारों के जरिए जो कम्युनिकेशन होती है उसकी बात करते हैं। तो जो गाइडेड मीडिया है वो तारों की सूरत में, वायर्स की सूरत में होता है। उनमें जो सिंपलेस्ट तरीन जो वायर है दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, जो आपने अक्सर देखी हुई, इसमें दो केबल्स जो है वो एक दूसरे के साथ पेयर अप हुई होती हैं। इसके अंदर दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं, एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड हुई होती है, और ट्विस्टेड जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। और मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल होती है दैट इज यूटीपी, या अनशील्डेड वायर है, या एसटीपी शील्डेड वायर है, जिसमें मेटालिक शीट जो है वो उसके साथ अटैच की जाती है ताकि दोनों वायर्स के जो सिग्नल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट ना हो सके। नॉर्मली जो फोन लाइंस के लिए ये केबल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आ जाती है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल जैसे आपने टीवी वगैरह वाली केबल देखी होगी कि सेंटर में जो कॉपर वायर होती है और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट कोटिंग्स हुई होती है, जिसको कोएक्सियल केबल कहते हैं। उसमें सेंट्रल कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, फिर मेटालिक शील्डिंग होती है, फिर प्लास्टिक जैकेट होती है। यानी कि कॉपर वायर के ऊपर जो है फिर प्लास्टिक की जैकेट, और उसके बाद फिर मेटालिक शील्डिंग, और फिर उसके ऊपर जो वो रबड़ या प्लास्टिक की जो शील्डिंग आ जाती है। इसको कोएक्सियल केबल कहते हैं क्योंकि इसमें काफी सारी इंसुलेशन आ जाती है, तो इसके जो ट्रांसमिशन है वो ज्यादा क्लियर होती है, ज्यादा सिक्योर होती है, और इसमें नॉइसेस के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके अंदर ग्लास या प्लास्टिक की कोर होती है, और उसके अंदर जो लाइट सिग्नल की सूरत में जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। और चूंकि लाइट में सिग्नल्स की सूरत में जो इसमें डाटा भेजा जाता है तो इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा हाई होती है, और लाइट सिग्नल चूंकि इम्यून होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से, इस वजह से ये बहुत ही सिक्योर होती है। इसको टैप करना या इसके अंदर सिग्नल को लीक करना जो वो मुमकिन नहीं होता। अमूमन जो आजकल के इंटरनेट या टेलीफोन की केबल्स है वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ही चल रही हैं, जो एक बड़ी रेंज देती है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाने के लिए। ओके जी, इसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेड मीडिया दैट इज अ फाइबर ऑप्टिक, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर के अंदर एक फाइबर ऑप्टिक दिखाया गया है। इसमें ये जो सेंट्रल पार्ट है ये कोर है, ये अमूमन ग्लास या प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होता है। उसके ऊपर क्लैडिंग होती है, फिर कोटिंग आ जाती है, उसके ऊपर शील्डिंग है, और फिर प्लास्टिक की जैकेट आ जाती है। तो यू कैन सी मल्टीपल लेयर्स ऑफ द शील्डिंग जो इसको प्रिवेंट करती है कि सिग्नल जो वो लीक आउट
जो है वो ना हो। और इसका जो प्रिंसिपल है, चूंकि ये दरमियान में जो जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है वो ग्लास या प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल पर काम करता है। यानी कि मीडियम को जब हम लाइट इस एंगल से फॉल करवाते हैं, अगर हम फर्ज करें ये हमारे पास फाइबर ऑप्टिक है, तो हम उसके अंदर लाइट सिग्नल को इस एंगल पर फॉल करवाते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाता है, और इस तरह ये रिफ्लेक्ट होता होता जो उसी केबल के अंदर जो है वो बड़ी दूर तक जो वो ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? वेरी हाई बैंडविड्थ के बहुत सारे सिग्नल जो है वो एट अ सेम टाइम इसके अंदर सेंड किए जा सकते हैं। सिग्नल लॉस बहुत कम है क्योंकि लाइट की अब्जॉर्प्शन इसके अंदर नहीं होती, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता, और इसको टैप करना जो है बड़ा मुश्किल है। ये सिक्योर मीडिया है। और डिसएडवांटेज इसकी ये कि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, इसको इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होती है, अगर जरा से भी बेंड हो जाए तो टूट सकती है, क्योंकि ग्लास की कोटिंग होती है, ग्लास केबल होती है, इसलिए इसको इंस्टॉल करना, इसको हैंडल करना जरा मुश्किल होता है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी, हमारे पास अनगाइडेड मीडिया आ जाता है, जो सेकंड हमारी टाइप है। अब अनगाइडेड मीडिया कैसे होता है कि ये वायरलेस कम्युनिकेशन जितनी भी अनगाइडेड है, क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिकल मीडियम नहीं है जिसके अंदर से जो सिग्नल्स है वो भेजे जा रहे हैं, तो जितना वायरलेस कम्युनिकेशन है वो सारे का सारा अनगाइडेड मीडिया जो है वो कहलाता है। अब ये एयर और स्पेस के अंदर जितनी भी ट्रांसमिशन है वो थ्रू अनगाइडेड मीडिया ही होती है। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं रेडियो वेव्स, जिनकी रेंज जो वो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक है, और ये हर डायरेक्शन में जब आप वेव को स्प्रेड करते हैं, सिग्नल को स्प्रेड करते हैं, तो ये ओमनी डायरेक्शनल है, ये हर डायरेक्शन में सिग्नल जब वो स्प्रेड होते हैं और दीवारों के थ्रू भी गुजर सकते हैं, और खासतौर पर एफएम रेडियो, एएम रेडियो या टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, जिनकी जो रेंज है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक है, और ये स्ट्रेट लाइन में अमूमन जो है वो ट्रेवल करते हैं, और ये ऑब्स्टिकल्स में पेनिट्रेट नहीं हो सकती। अगर इनके सामने ऑब्स्टिकल आ जाए तो ये सिग्नल जो है वो रुक सकता है, और ये ट्रस्टेरियल होता है कि टावर टू टावर, पॉइंट टू पॉइंट जब वो मूव करते हैं कि हम एक टावर से सिग्नल को दूसरे टावर की तरफ भेजते हैं और ये उसको रिसीव करता है, और लॉन्ग डिस्टेंसेस की कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे पास वायरलेस आ जाता है इंफ्रारेड में, जिसकी रेंज है वो 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक है। बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है, बट लाइन ऑफ साइट जो इसकी रिक्वायर्ड, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और दीवारों में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। टीवी रिमोट्स या वायरलेस कीबोर्ड्स वगैरह जो है वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएट होते हैं डिवाइसेस के साथ। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है जो हम स्पेस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है वो सैटेलाइट के थ्रू होती है। एक किस तरह से होता है कि अर्थ स्टेशन जो है वो अपलिंक सिग्नल सेंड करता है सैटेलाइट को, यानी कि जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में चूंकि रोटेट कर रहे होते हैं और अर्थ के ऊपर इनके बेस स्टेशन बने होते हैं, तो बेस स्टेशन जो है वो उन सैटेलाइट को जो सिग्नल सेंड करता है उसको अपलिंक कहते हैं, और सैटेलाइट उसको रिसीव करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, और उसको जिस तरह भी उसने इसको प्रोसेस करना होता करता है। उसके बाद रिस्पॉन्स के लिए वो सैटेलाइट दोबारा डिफरेंट बेस स्टेशन को एक डाउन लिंक के जरिए सिग्नल भेजता है, और जो बेस स्टेशन जो है उसको रिसीव करता है। अब चूंकि ये सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन होती है और सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द डिफरेंट जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में उन ऑर्बिट्स को डिफाइन किया जाता है, जियो ऑर्बिट, मियो ऑर्बिट और लियो ऑर्बिट। जियो ऑर्बिट जो उनकी हाइट जमीन से तकरीबन 36,000 किलोमीटर होती है, और उनकी जो लेटेंसी होती है वो ऑलमोस्ट 0.25 सेकंड ईच वे होती है, और ये टीवी ब्रॉडकास्ट के लिए अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, जो मियो है ये 5,000 से 20,000 किलोमीटर तक पाए जाते हैं, मॉडरेट लेटेंसी होती है, और जीपीएस नेविगेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। और जो लियो ऑर्बिट है उसके अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो 500 से लेकर 1500 किलोमीटर तक होते हैं, लो लेटेंसी होती है, और ये सैटेलाइट फोन या स्टारलिंक कनेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, फर्दर हमारे पास आ जाता है जी जो ट्रांसमिशन की 2 टाइप्स आ जाती हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स कैसे सेंड किया जाता है। तो 2 मेथड उसके लिए, एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन मेथड। अब ये किस तरह से काम होते हैं? सिंक्रोनियस मेथड के अंदर हर एक कैरेक्टर को, यानी कि एक एक करके कैरेक्टर को सेंड किया जाता है, यानी कि एक सिंगल टाइम में एक कैरेक्टर सेंड किया जाता है, और सिंक्रोनियस के अंदर ज्यादा सारे कैरेक्टर्स को एक ब्लॉक की सूरत में 4 या 8 कैरेक्टर्स को एक एक ब्लॉक की सूरत में ब्लॉक दर ब्लॉक जो वो उसको सेंड किया जाता है। उसके बाद
ओवरहेड इसके जो फीचर है, ये हाई ओवरहेड होता है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स जो है उसकी डिक्लेयर होती है, यानी कि फर्स्ट बिट जो वो स्टार्ट बिट है, लास्ट बिट जो है वो उसकी स्टॉप बिट है, और जो सिंक्रोनियस है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो एसिंक्रोनियस है उनका कोई शेयर्ड क्लॉक नहीं होता, सिंक्रोनियस का क्लॉक जो वो सिंक्रोनाइज होता है, और इसकी जो एसिंक्रोनियस की स्पीड स्लो होती है जबकि सिंक्रोनियस जो है फास्टर होता है। एफिशिएंसी की बात करें तो 80% एफिशिएंसी है एसिंक्रोनियस की और 98% एफिशिएंसी है सिंक्रोनियस की। और जो एसिंक्रोनियस है वो कीबोर्ड इनपुट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो सिंक्रोनियस है वो फाइल ट्रांसफर या स्ट्रीमिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, एसिंक्रोनस की एग्जांपल अगर आप देखें तो जो स्टार्ट बिट है वो उसका 0 होता है, इंडिकेशन होती है कि इसके जो कैरेक्टर जब आप उसको डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो स्टार्ट बिट हमेशा इसका 0 होगा और इसके जो एंड बिट है वो 1 होगा। और सिंक्रोनियस की बात करें तो चूंकि ये ब्लॉक की सूरत में डाटा होता है तो इसलिए ये 1 और 0 वाला तो कॉन्सेप्ट इसमें खत्म हो जाता है, और ये बाइट्स जो है सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स होती हैं स्टार्ट पर, और फिर डाटा आता है और उसके बाद जो वो एरर चेकिंग होती है एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन। ओके, जिसके बाद पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन आ जाती है। पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है? वो ट्रांसमिशन है जिसमें मल्टीपल वायर्स जो है वो बिट्स को सेंड करती हैं एक साथ जो है वो वायर्स जो है वो मल्टीपल बिट्स को सेंड कर रही होती है। एडवांटेजेस क्या है? बहुत तेज है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि मल्टीपल बिट्स जो है वो एट अ सेम टाइम सेंड की जा रही है, तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिवली डाटा को ट्रांसफर करता है। डिसएडवांटेजेस ये है कि बिट गेट आउट ऑफ द सिंक ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जब लंबे डिस्टेंस तक ये जाती है तो बिट्स जो है वो उनका सिंक्रोनाइजेशन आउट हो जाती है, जिसकी वजह से डाटा जो है वो खराब होने का चांसेस होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसमें जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हर बिट को 1 बाय 1 करके ट्रांसफर किया जाता है, पहले पहली बिट जाएगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ। डिसएडवांटेज इसका क्या कि ये स्लोअर है क्योंकि इसके अंदर हर बिट एक बिट के बाद दूसरी के बाद तीसरी जाएगी, पैरेलल बिट से नहीं जाती, इस वजह से कंपैरेटिवली ये स्लो है, जैसे कि यूएसबी और इथरनेट के अंदर होता है। तो ये दो मेथड्स हैं पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन के। उसके बाद इसी से रिलेटेड टर्म आ जाती है बैंडविड्थ और डाटा रेट। बैंडविड्थ और डाटा रेट से क्या मुराद है? बैंडविड्थ आप यूं कह सकते हैं कि आपकी जो डाटा ट्रांसमिशन है वो कितनी रेंज में जाएगी, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो बैंडविड्थ एक्चुअली मैक्सिमम कैपेसिटी है किसी भी चैनल की कि उसके अंदर जो है वो कितना डाटा पर सेकंड भेजा जा सकता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा जैसे 100 MB पर सेकंड लिखा हुआ है, यानी कि इस बैंड की इस चैनल की कैपेसिटी ये है कि पर सेकंड इसमें से 100 MB ऑफ डाटा जो है वो भेजा जा सकता है। डाटा रेट की बात करें तो ये असल में एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन होती है कि जो बिट रेट होते हैं कि पर सेकंड कितने बिट जो है वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद जो है वो बाउड रेट है, ये क्या है? ये सिग्नल चेंजेस पर सेकंड है कि एक सेकंड में कितनी बार जो सिग्नल है वो खुद को चेंज कर रहा है, वो बाउड रेट से डिफाइन किया जा सकता है। अब बाउड रेट के लिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया कि आप बाउड रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो डाटा रेट इज इक्वल टू बाउड रेट मल्टीप्लाई बाय बिट्स पर सिग्नल चेंजेस। कि आप डाटा रेट को बाउड रेट के को बिट पर सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डाटा रेट है वो आ जाएगा। तो ये तीन जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि कितनी तेजी के साथ जो है वो डाटा ट्रांसमिशन जो है वो किसी चैनल के थ्रू हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी बेस बैंड और ब्रॉड बैंड, यानी जो बैंडविड्थ है उसकी बेस पर जो ट्रांसमिशन टेक्निक है वो दो तरह की इस्तेमाल की जाती है, एक बेस बैंड कहलाती है और एक ब्रॉड बैंड कहलाती है। अब बेस बैंड क्या है? ये एक डिजिटल सिग्नल प्लेस डायरेक्टली ऑनलाइन है कि आप एक डिजिटल सिग्नल को जो चैनल के अंदर होल चैनल को इस्तेमाल करते हुए एक सिग्नल जो है उसको भेज देते हैं। एट ए टाइम पूरे चैनल में एक सिग्नल जो वो ट्रेवल कर रहा होता है, पूरा बैंडविड्थ जो है वो सिर्फ एक ही सिग्नल इस्तेमाल कर रहा होता है और सिग्नल टेक्स होल चैनल, पूरे चैनल को उसने ऑक्यूपाई किया जाता है जैसे कि ट्रेडिशनल इथरनेट, ट्रेडिशनल इंटरनेट कनेक्शन होते थे। बट ब्रॉडबैंड के अंदर सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेट होता है ऑन टू डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज, यानी कि एक ही चैनल के अंदर, आप ये देखिए एक ही चैनल उसके अंदर टीवी ट्रांसमिशन भी चल रही है, इंटरनेट की ट्रांसमिशन भी चल रही है, फोन की ट्रांसमिशन भी चल रही है, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एक ही चैनल के अंदर डिफरेंट जो सिग्नल्स है वो मूव कर रहे होते हैं, जिसको हम ब्रॉडबैंड कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं जी नेटवर्क का साइज के लिहाज से उसकी टाइप कितनी है, कि कितनी तरह का नेटवर्क जो है वो साइज के लिहाज से मौजूद है। तो बेसिकली 5 तरह का नेटवर्क है, पैन, लैन, कैन, मैन और वैन। ये 5 तरह का नेटवर्क है जो वेरी करता है
ये अपने साइज के लिहाज से। पैन की बात करें, इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसकी रेंज है वो 10 मीटर्स होती है। जैसे कि ब्लूटूथ हेडसेट या फोन आपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो इस नेटवर्क को हम पैन नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद लैन नेटवर्क कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि ऑफिस का नेटवर्क है, घर के वाईफाई के साथ एसोसिएट जो डिवाइसेस है उसको हम लैन नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कैन, ये कैंपस एरिया नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के एक कैंपस के अंदर जितने भी नेटवर्क के साथ सिस्टम या स्टूडेंट्स एसोसिएट है या डिपार्टमेंट एसोसिएट है, पूरी उस बिल्डिंग के अंदर या पूरे उस कैंपस के अंदर जो डिफरेंट बिल्डिंग्स पाई जाती हैं उन सबको जिस नेटवर्क के साथ आपने अटैच किया होता है उसको हम कैन नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद मैन आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिटी लेवल का होता है, यानी कि पूरे सिटी के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। और सबसे बड़ा जो नेटवर्क है दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, जो कंट्री पूरी दुनिया को जोड़ता है आपस में, जैसे कि इंटरनेट है, उसको हम वैन या वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। याद रखने के लिए बाय द साइज हम इसको कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। सबसे छोटा साइज पैन होता है, देन लैन, फिर कैन, मैन और वैन। सबसे बड़ा जो है वो वैन है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे छोटा जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो कहलाता है। और दुनिया में सबसे बड़ा जो नेटवर्क वैन है उसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी कि इंटरनेट को हम एज अ वाइड एरिया नेटवर्क लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी फिजिकल लेआउट है, नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? लेआउट है कि किस तरह से सिस्टम जो है वो आपस में एक नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है, किस तरह से सिस्टम आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना रहे हैं। जैसे हम यहाँ बात करें बस टोपोलॉजी की, तो बस टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि एक सिंगल वायर के साथ सभी जो यूजर्स हैं वो सिस्टम जो है वो अटैच है, यानी कि सारी डिवाइसेस एक सिंगल केबल के साथ अटैच होते हैं। और इसका मसला ये है अगर केबल टूट जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो वो बैठ जाता है और वो बहुत ही अनरिलायबल रहता है। दूसरी जो टोपोलॉजी है दैट इज अ स्टार टोपोलॉजी। जैसे कि नेम मेंशन कर रहा है कि सारी डिवाइसेस सारे जो यूजर है वो एक कॉमन डिवाइस के साथ अटैच होते हैं। ये सारे के सारे सेंट्रल हब या स्विच के साथ अटैच होते हैं। अब इसमें मसला ये कि अगर सेंट्रल डिवाइस ये फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। लेकिन ये इस वक्त मोस्ट कॉमन यूज्ड नेटवर्क है घरों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर या ऑफिस के अंदर। सबसे कॉमन ये जो है वो स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर आप देखिए कि हर डिवाइस जो वो कनेक्ट होती है अपने साथ वाली दोनों डिवाइसेस की। मतलब ये वाली जो डिवाइस है इसके साथ एक ये डिवाइस है तो ये डिवाइस इन दोनों के साथ कनेक्ट है, ये अपने दोनों साथ वालियों के साथ, ये अपने दोनों साथ वालियों के साथ और ये अपने दोनों साथ वालियों के साथ, यानी कि एक सर्कल की फॉर्म बनाते हुए एक क्लोज लूप बनाते हैं। अब इसमें भी मसला ये है कि अगर एक डिवाइस टूट जाए, एक जगह से नेटवर्क टूट जाए तो ये पूरा टोपोलॉजी ही, पूरा नेटवर्क ही फ्लॉप हो जाएगा। और इन द एंड सबसे अहम है हमारे पास ये मैश टोपोलॉजी, या इसके अंदर हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है। यानी कि अगर ये डिवाइस है तो ये डिवाइस नेटवर्क पर मौजूद तमाम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है। यू कैन सी इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है। यानी कि हर डिवाइस अपने नेटवर्क पर मौजूद तमाम डिवाइसेस पर कनेक्ट है और ये बहुत ही एफिशिएंट नेटवर्क है। सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और अगर इसमें कोई एक नेटवर्क, एक डिवाइस टूट भी जाए, एक लाइन टूट भी जाए तो बाकी डिवाइसेस की मदद से वो डिवाइस जो है वो कनेक्टेड रहती है नेटवर्क के साथ। सबसे रिलायबल मल्टीपल पाथ वाला जो सिस्टम है वो मैश टोपोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर एक जो है वो किसी भी तरह से जो नेटवर्क है वो ब्रेक नहीं होता। दैट इज वाई ये बहुत एक्सपेंसिव भी है और इंटरनेट की बैकबोन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं जी क्लाइंट सर्वर्स। जो सर्वर्स होते हैं पीयर टू पीयर, वो कितनी तरह के होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लाइंट सर्वर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सर्वर्स जो होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर होता है और एक पीयर टू पीयर जिसको P2P सर्वर भी कहते हैं। अब इनके में डिफरेंस क्या है कि जो इनके सर्वर्स होते हैं वो डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं क्लाइंट सर्वर्स में, जब पीयर टू पीयर में कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होते। यानी कि इसके अंदर दो कंप्यूटर्स अटैच है एक दूसरे के साथ, तो ये भी एज ए सर्वर ऑपरेट हो सकता है, ये भी एज ए सर्वर ऑपरेट हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक सर्वर जो है वो स्पेसिफाई हो। जबकि क्लाइंट सर्वर के अंदर एक सर्वर है तो बाकी जो सिस्टम इसके साथ अटैच है तो ये डेडिकेटेड सर्वर ही रहेगा, बाकी एज ए नोड जो है वो ऑपरेट इसके साथ होंगे। क्लाइंट्स की बात करें वर्क स्टेशन रिक्वेस्ट सर्विसेज के, इसके अंदर जो वर्क स्टेशन असाइन होते हैं, जबकि इसके अंदर पीयर टू पीयर में सभी
एज ए सर्वर भी ऑपरेट कर रहे होते हैं और एज ए क्लाइंट नेट जो है वो भी यूज हो रहे होते हैं। क्लाइंट सर्वर में ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है, जबकि पीयर टू पीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, क्योंकि कोई डेडिकेटेड सर्वर तो होता नहीं है। और सिक्योरिटी जो है वो क्लाइंट सर्वर में हाई होती है, क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर होता है, जबकि इसके अंदर चूंकि सभी आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो जो सिक्योरिटी है वो जरा कॉम्प्रोमाइज होती है। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि सर्वर हार्डवेयर जरा महंगा होता है, जबकि इसके अंदर चूंकि रूटीन के सिस्टम जो है एज ए सर्वर ऑपरेट होते हैं, तो ये इनएक्सपेंसिव है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसका स्केल वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट, जबकि ये लार्ज नेटवर्क्स के लिए बहुत इसकी परफॉर्मेंस जो वो पुअर है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का नेटवर्क है, वेबसाइट है, वो एक क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल है, जबकि स्मॉल ऑफिस के अंदर BitTorrent वगैरह जो है ये पीयर टू पीयर जो है उसकी एग्जांपल है। तो ये दो तरह के सर्वर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनका डिफरेंस जो वो आपने यहाँ से देखा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है उसके मॉडल की तरफ, कि किस तरह ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है वो डिवाइसेस को नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन की इजाजत देता है, वो किस तरह से फंक्शंस को ऑपरेट करता है। तो ये 7 लेयर एप्लीकेशन होती है, 7 लेयर जो है वो प्रोसेस है OSI, जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन है या जो डाटा है वो कम्युनिकेट किया जाता है बिटवीन द डिवाइसेस। और हम इसको स्टार्ट करते हैं हमेशा 7th लेयर से, जो कि एप्लीकेशन लेयर है, इसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। और ये यूजर एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि ईमेल सर्वर वगैरह, और इस पर डाटा ही इस्तेमाल किया जाता है। 6 जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि इसके अंदर जो डाटा है उसको ट्रांसलेट किया जाता है, इंक्रिप्ट किया जाता है, कंपैरिजन उसका किया जाता है डाटा को ही। 5th लेयर जो वो सीजन लेयर है, इसके अंदर जो है वो सीजन्स को मैनेज किया जाता है, डायलॉग्स को मैनेज किया जाता है। 4 जो वो ट्रांसपोर्ट है, यानी कि एंड टू एंड रिलायबिलिटी फ्लो कंट्रोल, के डाटा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द मीडिया उसको कंट्रोल किया जाता है। 4 जो वो नेटवर्क है, ये लॉजिकल एड्रेसिंग है, राउटिंग है, कि नेटवर्क के ऊपर किस डिवाइस से डाटा स्टार्ट होगा और किस डिवाइस तक वो डाटा जाएगा। उसके बाद डाटा लिंक है, ये नोड टू नोड डिलीवरी है, कि मैक एड्रेसेस हैं जो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि जो मैक IP एड्रेसेस हैं, एक एड्रेस जहां से डाटा ने शुरू होना है वो दूसरे एड्रेस तक जाएगा, उसको एलोकेट करता है। और फर्स्ट लेयर जो इसकी फिजिकल है, यानी कि वो रॉ डाटा, वो बिट्स, वो मीडियम्स जो आपने ट्रांसमिट जो है वो करवाने हैं। तो ये 7 लेयर सिस्टम इसको कहते हैं। ये थ्योरेटिकल मॉडल है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल मॉडल है। और 7 लेयर्स, और इसको याद रखने के लिए आप जो है वो इस लाइन को याद कर लें, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेस। तो A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, S फॉर सीजन, T फॉर ट्रांसमिट, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डाटा एंड P फॉर फिजिकल। तो इस एक लाइन के जरिए ये आपकी एक मेमोरी एड है, जिसकी मदद से आप ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, इसकी मदद से जो 7 लेयर मॉडल के 7 लेयर्स है, इंपॉर्टेंट है अपना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस थ्योरेटिकल OSI मॉडल की कौन सी लेयर का क्या नाम है। अच्छा जी, अब इसको जरा सिंप्लीफाइड वे में देख लेते हैं, इन्हीं 7 लेयर को जरा मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं जो हमने उधर बात की थी। तो यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे कि हर लेयर एक्चुअली करती क्या है। लेयर नंबर 7 की बात करें, जो एप्लीकेशन लेवल है, ये क्या करती है, ये यूजर इंटरेक्ट विद, यानी कि वो इंटरफेस है जिसके साथ एक्चुअली यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है। यानी कि आपने ईमेल खोली हुई है, तो ईमेल का जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है वो असल में 7th लेयर है, जो एप्लीकेशन लेवल जो वो कहलाती है। उसके बाद लेयर 6 है प्रेजेंटेशन लेवल की, ये असल में डाटा को ट्रांसलेशन करती है उस फॉर्मेट में जो ट्रांसमिशन के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि डाटा को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करती है, डाटा को उस लैंग्वेज में, उस फॉर्मेशन में लेके जाती है जो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद 5th लेयर जो है वो सेशन लेयर है, ये सेटअप करती है, मैनेज करती है कन्वर्सेशन को, और डिफरेंट जो एप्लीकेशन डाटा है उसको सेपरेटली स्टोर करती है। हर एप्लीकेशन का डाटा जो वो अलग अलग जो है वो स्टोर करती है। उसके बाद 4th लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इंश्योर करती है कि कंप्लीट डाटा जो वो ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं हो कि कुछ डाटा पैकेट जो पीछे रह जाए, और सारे का सारा जो डाटा वो कंप्लीटली जो है वो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक वो कंप्लीटली जो है वो पहुंचे। एरर अगर आ जाए तो उसकी रिकवरी हो सके, फ्लो को कंट्रोल कर सके, और तमाम प्रोटोकॉल्स जो है वो यहीं पर फॉलो होते हैं। उसके बाद नेटवर्क लेयर है, ये लॉजिकल एड्रेसिंग है, यानी कि IP एड्रेस यहाँ पर जो वो डिफाइन किए जाते हैं कि आप डाटा को कहाँ भेजना चाहते हैं। इस काम के लिए राउटिंग जो है वो डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। और जो लेयर 2 है वो डाटा लिंक के लिए इस्तेमाल की जाती है,
ये फिजिकल एड्रेसिंग है, जैसे कि किसी जो डिवाइस नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड है उसका आईपी क्या है, ये उसको एलोकेट करती है, एरर को डिटेक्ट करती है। और जो फर्स्ट लेयर दैट इज अ फिजिकल लेयर, ये असल में वो केबल्स हैं, वो कनेक्शंस हैं, वो वोल्टेजेस, वो करंट्स हैं, वो डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये ओएसआई का 7 लेयर मॉडल है और उसके जो काम है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट एक जब बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि जब आप डाटा को इन 7 लेयर्स में ट्रांसमिट करवाते हैं तो जैसे जैसे डाटा हर लेयर में से पास करता है तो हर लेयर अपनी आइडेंटिटी के लिए डाटा के साथ अपना हेडर अटैच कर देता है, जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि डाटा इस वक्त किस फेज में से गुजर रहा है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेवल से जब डाटा गुजरेगा नीचे आएगा तो वो डाटा पहले सिंपल डाटा था, लेकिन एप्लीकेशन लेयर ने अब उसके साथ हेडर जो है वो AH लगा दिया। इसका जो 6 लेयर है प्रेजेंटेशन वाला, जब डाटा इसमें से गुजरेगा तो एप्लीकेशन वाले ने अपना हेडर लगा दिया, प्रेजेंटेशन वाला जो है वो PH करके अपना हेडर लगा देगा। इस तरह ये जैसे जैसे डाटा चलता जाएगा हर लेयर अपना हेडर उसके साथ अटैच करती जाएगी, जो इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि डाटा एक्चुअली किस लेयर पर मौजूद है। जैसे कि इसके बाद आगे आ जाएगा तो ये DH, NH, TH ये अपने ट्रांसमिशन का या प्रेजेंटेशन का वो डाटा को हेडर साथ साथ अटैच करते जाएंगे। इससे जब डाटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा उसके साथ 7 हेडर्स जो है वो जुड़ चुके होंगे, जो ये कंफर्म करेंगे कि वो डाटा उन 7 लेयर्स में से गुजर कर जो वो नीचे एंड यूजर तक पहुंचा है। इस प्रोसेस को, ये डाटा को हर स्टेज के ऊपर हेडर लगाने वाला जो प्रोसेस है इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी प्रैक्टिकल मॉडल। अच्छा, ये जो 7 लेयर ओएसआई मॉडल था ना, ये थ्योरेटिकल मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है। जो प्रैक्टिकल मॉडल है वो टीसीपी या आईपी मॉडल है जो प्रैक्टिकली इस्तेमाल होता है, और टीसीपी मॉडल जो है वो ज्यादा सिंपलर है, ज्यादा जो वो यूजेबल है, और एक्चुअली यूज भी यही मॉडल हो रहा होता है। अब इस मॉडल की 4 लेयर्स होती हैं, उनमें जो 4th लेयर है एप्लीकेशन लेयर है, जो कि असल में प्रोटोकॉल्स हैं, और ये यूजर एप्लीकेशन यानी कि जो आप ऐप के जरिए आप गूगल मेल की ऐप इस्तेमाल करें या याहू मेल की ऐप इस्तेमाल करें वो इसमें आ जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर जो इंटरनेट की है, जो आईपी आईकैम के जो एड्रेसेस हैं जो लॉजिकल एड्रेसिंग देते हैं, राउटर जो है वो राउट करते हैं, और सेकंड डिवाइस जहां पर आप डाटा भेजना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फर्स्ट आ जाते हैं नेटवर्क एक्सेस, जो हमारा इंटरनेट या वाईफाई जो भी नेटवर्क सर्विस आप इस्तेमाल करें वो आ जाता है, जो कि फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रैक्टिकली ये 4 लेयर डाटा है, 4 लेयर मॉडल है जिसको टीसीपी आईपी मॉडल कहते हैं। प्रैक्टिकली ये मॉडल इस्तेमाल होता है फॉर द डाटा कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ओके जी, फर्दर आ जाता है जी, अब फर्क क्या है टीसीपी और यूडीपी में। ये जो 2 सबसे अहम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनमें फर्क क्या है तो हम उनके जो डिफरेंसेस है उनको सिंपली देख लेते हैं जी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इनका कनेक्शन क्या है, टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, जबकि यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस होती है। और रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो ये टीसीपी ज्यादा रिलायबल है क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है और स्पेसिफिकली कनेक्शंस के साथ ऑपरेट होती है, जबकि यूडीपी चूंकि कनेक्शन लेस है तो ये उतनी ही अनरिलायबल होती है क्योंकि कोई एक्नॉलेजमेंट, इसकी डाटा ट्रांसमिशन की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। अब उसके बाद आ जाता है जी ऑर्डर, जो है ये मेंटेन ऑर्डर जो है वो जो तरतीब है डाटा की, जो ऑर्डर उसको मेंटेन करता है। जब यूडीपी के अंदर कोई ऑर्डर गारंटी नहीं है कि जिस तरतीब से आपने डाटा भेजा है वो एक्चुअली उसी तरतीब के साथ ही पहुंचेगा। फ्लो कंट्रोल टीसीपी में होता है, जबकि यूडीपी में चूंकि ये कनेक्शन है इसमें फ्लो कंट्रोल की गुंजाइश नहीं है। इस तरह कंजेशन कंट्रोल भी टीसीपी में होता है, यूडीपी में नहीं होता। ओवरहेड की बात करें तो 20 बिट्स हेडर जो है वो होता है टीसीपी के अंदर, जबकि इसके अंदर 8 बिट हेडर होता है। स्पीड जो है वो टीसीपी की स्लो होती है क्योंकि कनेक्शन बेस्ड होती है, जबकि इसकी यूडीपी की स्पीड जो है वो फास्टर होती है। यूजर केस की बात करें तो जो वेब ईमेल फाइल ट्रांसफर है वो टीसीपी के थ्रू होता है, जबकि जो स्ट्रीमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, वीडियो स्ट्रीमिंग है, वो हमारी यूडीपी के थ्रू होती है। तो ये 2 बेसिक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी आईपी एड्रेसिंग के ऊपर। अब आईपी एड्रेस क्या, आईपी एड्रेस असल में एक 32 बिट का नंबर होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी डिवाइस को नेटवर्क के ऊपर, यानी कि हर डिवाइस जो नेटवर्क के ऊपर मौजूद है ये उसका एड्रेस जो होगा उस
नेटवर्क के ऊपर। अब जाहिर सी बात है नेटवर्क के ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो नेटवर्क के ऊपर उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या उस डिवाइस की, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन होती है इस तरह की, जिसके अंदर 4 नंबर्स जो है वो डॉट्स के जरिए सेपरेट हुए होते हैं। 4 नंबर्स हैं, डॉट्स के जरिए सेपरेटेड होते हैं, और हर नंबर की जो रेंज है वो 0 से लेकर 225 तक होती है। और इस नंबर के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है नेटवर्क आईडी का और दूसरा हिस्सा होता है होस्ट आईडी का। जो नेटवर्क आईडी वो आइडेंटिफाई करती है कि ये एक्चुअली किस नेटवर्क की बात की जा रही है, और होस्ट आईडी आइडेंटिफाई करती है उस डिवाइस को कि उस नेटवर्क के ऊपर ये कौन सी डिवाइस है। तो यहां से नेटवर्क और जो डिवाइसेस हैं दोनों ही यहां पर आइडेंटिफाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करें 192.168.1 एंड 100, तो यहाँ पे ये जो पहले 3 नंबर्स हैं ये वाले 111 वाले, ये नेटवर्क की आइडेंटिटी है, जबकि ये लास्ट वाले 2 नंबर्स हैं ये होस्ट की आइडेंटिटी होती है। और जो IPv4 सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेसेस पॉसिबल है, बट चूंकि डिवाइसेस इससे कहीं ज्यादा है तो ये जो है वो हम इससे रन आउट कर चुके हैं। ये इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी आईपी एड्रेसेस की वो सारे के सारे यूज हो चुके हुए हैं। अच्छा, अब उसकी जो क्लासेस है, इस आईपी एड्रेसेस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सॉरी 5 में, A, B, C, D और E। जो A क्लास है उसके अंदर फर्स्ट बिट जो है वो 0 होती है, B क्लास में अब 0 के साथ 1 ऐड कर दिया जाता है, C क्लास में एक और 1 ऐड हो जाता है, D में एक और 1 ऐड हो जाता है, और E में चारों ही 1 है। रेंज की बात कर ले तो A क्लास की रेंज है वो इस नंबर से लेके इस नंबर तक, इस तरह ये जो रेंजेस है डिफरेंट नंबर्स की यहाँ पर गिवन है। और जो डिफॉल्ट मास्क है इसका वो 8 बिट सिस्टम है, A क्लास का, B क्लास का 16 बिट सिस्टम है, C का 24 है और इनका अवेलेबल नहीं है। और जो 8 बिट सिस्टम है वो वेरी लार्ज नेटवर्क के लिए, इस तरह जो B क्लास है वो मीडियम नेटवर्क्स के लिए, C क्लास जो वो स्मॉल नेटवर्क के लिए, और ये मल्टीकास्ट और रिजर्व ये प्राइवेट नेटवर्क्स है, इसलिए इनका जो मास्क है वो अवेलेबल नहीं है। ओके जी, फर्दर अब बात कर लेते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की। अब ये वो आईपी एड्रेसेस है जो पब्लिक डिवाइसेस पर ऑपरेट नहीं हो सकते, पब्लिक इंटरनेट पर इनको राउट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको प्राइवेट एड्रेसेस कहा जाता है। इनका पब्लिकली जो डिवाइसेस अवेलेबल है वो इन स्पेसिफिक एड्रेसेस को राउट नहीं कर पाएंगी। जब राउटिंग टेबल राउट करना स्टार्ट करता है तो वो इन एड्रेसेस पर नहीं पहुंच पाता। इसकी 3 क्लासेस है, A, B और C। यहाँ पे इनकी रेंजेस लिखी हुई है जो कि वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू साइज कि अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो A क्लास जो है वो रेंज इस्तेमाल की जाती है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज है तो B क्लास, अगर छोटी होम नेटवर्क है, स्मॉल ऑफिस है तो C क्लास की जो रेंजेस है वो इस्तेमाल की जाती है। अब ये काम कैसे करती है कि डिवाइसेस गेट प्राइवेट आईपीज इनसाइड योर होम या ऑफिस। हम डिवाइसेस को जो है वो प्राइवेट आईपी जो है वो असाइन करते हैं, और जो राउटर्स होते हैं वो उसको नेट सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए ट्रांसलेट करते हैं, और मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो पब्लिक आईपी को शेयर करती हैं। बट इन डिवाइसेस को पब्लिक राउटर्स जो है वो राउट नहीं कर पाते, दैट इज वाई इनको पब्लिक आईपी एड्रेसेस कहा जाता है। सिर्फ स्पेसिफिक डिवाइसेस ही इनको राउट कर पाएंगी। अच्छा, उसके बाद सबनेटिंग आ जाती है। सबनेटिंग क्या होती है कि हम जो अब मेन आईपी एड्रेस थे या मेन नेटवर्क थे उनको मजीद मैनेज करने के लिए हम सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। एक लार्ज नेटवर्क को हम छोटे स्मॉलर मैनेजेबल सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते, उसको हम सबनेटिंग कहते हैं। अब क्यों करते हैं? ताकि बेहतर ऑर्गेनाइज हो सके, ट्रैफिक कंट्रोल हो सके, सिक्योरिटी बेहतर हो सके, और ज्यादा एफिशिएंट आईपी जो है उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब सबनेट जो मास्क होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये याद रखिए कि जितने भी वंस वाले नंबर होंगे वो नेटवर्क का पोर्शन होगा, और जितने भी जीरोस वाले नंबर होंगे वो होस्ट पोर्शन होंगे। जैसे कि इसमें आप देखें, और इसके अंदर आप देखें कि ये जो 1 वाले जो नंबर्स हैं ये नेटवर्क के लिए है, और लास्ट में ये जो 0 वाला नंबर है ये होस्ट की आइडेंटिटी है। और /24 ये एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है कि अगर किसी आईपी एड्रेस में आप स्लैश के बाद वाला ये नंबर देखें तो इसका मतलब ये कि ये सबनेट मास्क है, ये मेन नेटवर्क नहीं है, ये सबनेट मास्किंग के जरिए ये आईपी एड्रेस जो है वो अटेन किया गया है। अब सबनेटिंग बनाई कैसे जाती है, उसकी एग्जांपल कि आप कैसे सबनेटिंग बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24। इसके हमने 4 सबनेट्स बनाने हैं, और कम से कम हर एक के साथ 50 जो होस्ट हैं वो एसोसिएट होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 4 सबनेट्स चाहिए,
तो हमें 3 बिट सिस्टम चाहिए, यानी कि 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास कितने सबनेट बन जाएंगे 8, और ओरिजिनल कितने ब्रॉडकास्ट हो रहा है 24 का, तो चूंकि 2 की पावर 3 बिट्स के साथ ये चल रहा है तो ये कितने हो जाएंगे 24 प्लस 3 27 हो जाएंगे। तो 27 की जो मैक्सिमम रेंज है वो हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमने ब्लॉक का साइज निकालना है कि हर सबनेट में ब्लॉक की वेरिएशन कितनी आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल मैक्सिमम हमारे पास 32 होते हैं बिट्स, और हमने जो बनाए वो 27 है। 32 माइनस 27 5 बिट्स आ गए, यानी कि ब्लॉक का साइज क्या होगा 2 की पावर 5 32 का ब्लॉक साइज बनेगा। अब इस ब्लॉक साइज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास पहला जो सबनेट है वो 0 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाले का 32 होगा, क्योंकि हमने 32 का ब्लॉक साइज रखा हुआ है। उसके नेक्स्ट 64 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 96 अप टू सो ऑन चलता जाएगा जितनी हमें जो वो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आप एक नेटवर्क को जो है वो सब नेटवर्क में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो वो डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने जब पीछे देखा है कि IPv4 सिर्फ 2.8 बिलियन तक आईपी एड्रेसेस दे सकता है, जो कि अब तक पूरे भी हो चुके हैं दुनिया के अंदर, तो इसलिए इसकी जो फर्दर मॉडिफाइड इनहैंस फॉर्म है दैट इज IPv6, जो कि फ्यूचर है, और इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि IPv4 में सिर्फ 4.3 बिलियन एड्रेसेस से जो कि हम बात कर चुके हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो IPv6 में 128 बिट एड्रेसेस इस्तेमाल किए गए, जबकि IPv4 में 32 बिट सिस्टम लिया जाता था, जबकि IPv6 के अंदर 128 बिट सिस्टम है। अब अगर इसको हम 3.54 जब 10 की पावर 38 करें तो ये अनबिलीवेबली ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेसेस बन जाते हैं, जो कि शायद कभी भी खत्म ना होंगे। नोटेशन की बात करें तो इसके अंदर जो वो 4 हेक्साडेसिमल ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8 जो है वो 4 बिट्स के 8 ग्रुप्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी रेंज बन सकती है, बट हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं कैसे, कि जो लीडिंग जीरोज है हम उनको ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक आईपी एड्रेस दिया गया है तो इनमें ये जितने जो जीरोज हैं हम इनको ओमिट कर सकते हैं, तो हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म में जो है वो IPv6 एड्रेस आ जाता है। और एडवांटेज इसके सबसे बड़ा यही है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आईपी एड्रेस जो है वो पॉसिबल है इसमें से बनाए जा सकते हैं। अब उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जी राउटिंग। राउटिंग क्या होती है? राउटिंग असल में प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट थ्रू अ नेटवर्क, कि नेटवर्क के ऊपर जो डाटा आप सेंड करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट पाथ क्या होगा, उसको सेलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है हम उसको राउटिंग कहते हैं। और ये कौन करता है? ये राउटर्स कहते हैं। जो आपके घर में डिवाइसेस लगी होती हैं इंटरनेट की, वो राउटर्स असल में क्या कर रहे होते हैं, वो ओवर द नेटवर्क बेस्ट पाथ को तलाश करते हैं कि कौन सा बेस्ट पाथ है जिसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करवाया जा सके, डाटा को ट्रांसफर जो वो किया जा सके। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है डाटा टेबल, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल क्या होती है? इनके ऊपर तमाम नॉन नेटवर्क्स जो है जो उनकी रीच पर हो उस टेबल के ऊपर मौजूद होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हर राउटिंग डिवाइस के अंदर एक राउटिंग टेबल होता है, और उस टेबल के ऊपर अवेलेबल तमाम नेटवर्क्स की जो पाथ है वो अवेलेबल होते हैं, और वो राउटर जो है उनमें से बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है फॉर द डाटा ट्रांसमिशन के लिए। अब दो तरह की राउटिंग होती है, एक स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। स्टैटिक में एडमिन जो है वो मैन्युअली कॉन्फ़िगर करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए पाथ को, जबकि डायनामिक के अंदर राउटर जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है कि किस पाथ के थ्रू से डाटा को ट्रांसमिट करना है। ओके जी, इसी से एसोसिएट हमारे पास आ जाती है जी डिस्टेंस वेक्टर वर्सेस लिंक स्टेट। ये दो एल्गोरिदम है जो राउटर्स इस्तेमाल करते हैं राउटिंग के लिए, यानी कि पाथ ढूंढने के लिए दो एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक को डिस्टेंस वेक्टर कहते हैं और एक को लिंक स्टेट कहते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? जो डिस्टेंस वेक्टर है ये इंटायर टेबल को ही शेयर कर देता है अपने नेटवर्क के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर जितने पॉसिबल पाथ होते हैं वो सारे नेटवर्क्स को शेयर कर देता है, सारे नेटवर्क को बता देता है। जबकि लिंक स्टेट के ऊपर जो शेयर करता है सिर्फ अपने राउटर के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। अब जो डिस्टेंस वेक्टर है ये डिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क को जानता है, जबकि लिंक स्टेट जो है वो सिर्फ कंप्लीट टोपोलॉजी को जानता है। एल्गोरिदम इसके ऊपर बालमैन फोर्ड का चलता है, जबकि लिंक स्टेट के ऊपर जो है वो डिजिटल स्टार्स SPF का जो एल्गोरिदम चलता है। इस तरह डिस्टेंस वेक्टर के ऊपर पीरियोडिक फुल अपडेट्स है वो आती रहती हैं, जबकि लिंक स्टेट के लिए जो अपडेट्स हैं वो खुद से ट्रिगर करनी पड़ती हैं। कन्वर्जेंस जो है वो स्लो है डिस्टेंस वेक्टर की, जबकि लिंक स्टेट की जो है वो फास्ट होती है। लूप्स इसके अंदर पॉसिबल है कि डिस्टेंस वेक्टर जो वो लूप्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली अपने जो राउटिंग टेबल है उसको रोटेट करता रहता है,
जब इसके अंदर लूप्स हैं वो रेयर होते हैं। RIP डिस्टेंस वेक्टर की एग्जांपल है, जबकि OSFPF जो है वो लिंक स्टेट की एग्जांपल है। अब इसके अगर आप सिंपल टोपोलॉजी समझें तो सिंपल एग्जांपल से अगर आप समझना चाहें तो डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है, ये नेबर्स को पूरी दुनिया के बारे में बताता है, जबकि लिंक स्टेट जो है वो पूरी दुनिया को अपने बारे में बताता है। तो इस तरह से ये डाटा की कम्युनिकेशन जो है वो करवाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। उम्मीद है सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।